हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं औसत का एक्सरसाइज 6B। 6A का पूरा सॉल्यूशन हम लोग पहले ही कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, 4 भिन्न भिन्न प्राकृत संख्याएँ दी गई है। इनमें से 3 संख्याओं के औसत में चौथी संख्या जोड़ने पर क्रमशः 36, 34, 30 तथा 32 प्राप्त होते हैं। ये संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को पहले हम लोग बेसिक मेथड से करेंगे, फिर उसके बाद इसका शॉर्ट मेथड भी बताएंगे कि कब और कैसे लगा सकते हैं। तो पहले हम लोग बेसिक मेथड से करते हैं। इसमें मान लेते हैं 4 जो प्राकृत संख्याएं हैं, A है, B है, C है तथा D है। उसके बाद क्वेश्चन बोला गया कि इनमें से 3 संख्याओं का औसत, मतलब कि जैसे पहला 3 संख्या का औसत निकालेंगे तो A प्लस B प्लस C, 3 संख्या तो 3 से भाग, 3 संख्या का औसत, जो बच गया चौथी संख्या तो D, इसको जोड़ेंगे तो हम लोग पाएगा 36। इसी प्रकार एक बार C को बाहर निकाल लेंगे, एक बार B को बाहर निकाल लेंगे और एक बार A को बाहर निकाल लेंगे। तो जैसे C को बाहर निकालेंगे तो संख्या जो बचेगा कौन कौन, तो A, B और D बटे में 3। जब B को बाहर निकालेंगे तो संख्या जो बच जाएगी वो होगी A, C, D। उसी तरह A को बाहर निकालने पर संख्या बचेगी B, C, D और बटे में 3। और सभी का मान दिया हुआ है, 36 है, 34 है, 30 है और 32 है। तो ये 34 हो गया, 30 और 32। क्वेश्चन में इतना ही दिया हुआ और हम लोग को ABCD का मान निकालना। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहला इक्वेशन से देखते हैं। इसके नीचे नहीं कुछ तो 1 दे देंगे, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 3 आ गया एलसीएम। तो सबको जोड़ेंगे तो A प्लस B प्लस C और D की जगह 3D हो जाएगा बराबर 36। या इसी को और आगे बढ़ाएंगे तो इसको लिख सकते हैं A प्लस B प्लस C प्लस 3D। 3 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा 3 गुना में, तो 36 गुना 3 गुना कर लेते हैं, 6 तिया 18, 3 तिया 9 1 10। इसको हम लोग मान लेंगे पहला इक्वेशन। उसी तरह सेकेंड को अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये जो हो जाएगा, ये हो जाएगा A प्लस B प्लस D प्लस 3C बराबर 34 और इस 3 को इधर लाएंगे तो गुना में, तो इसको भी गुना कर लेंगे तो 4 तिया 12, 3 तिया 9 1 10। इसको मान लेंगे हम लोग इक्वेशन नंबर 2। तीसरा को भी उसी तरह करेंगे तो ये हो जाएगा A प्लस C प्लस D प्लस 3B बराबर हो जाएगा 30 गुना 3, तो ये हो गया 90। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 3। अब फिर चौथा को कैलकुलेट, फिर चौथा को भी इसी तरह से लिख लेंगे ये वाला, तो ये हो गया B प्लस C प्लस D प्लस 3A बराबर 32 गुना 3। इसको भी गुना कर लेंगे तो ये हो गया 3 दूनी 6, 3 तिया 9। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 4। अब इस चारों इक्वेशन को हम लोग जोड़ लेंगे। तो जैसे जोड़ेंगे तो देखिए कैसे जुटेगा, A और A 2A 3A और यहाँ 3A, तो टोटल कितना 6A। उसी तरह सभी को जोड़ेंगे तो B भी आएगा 6B 6C और D भी आएगा 6D। सबको जोड़ और इधर सबको जोड़ेंगे तो ये सब जुट के आ जाएगा 396। जोड़ लीजिएगा इस सब को। अब यहाँ से सभी में 6 आ रहा है तो 6 कॉमन ले सकते हैं, तो बच जाएगा A प्लस B प्लस C प्लस D बराबर 396। अब देखिए 6 से ये कट जाएगा तो काट देते हैं, 6 छा के 36, 6 छा के 36, 66 बार में कट गया। तो इसका मतलब हो गया कि A प्लस B प्लस C प्लस D का मान हम लोग को आ गया 66। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 5। अब ABCD का मान निकालना है, देखिए कैसे निकालेंगे।
पहले क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में इक्वेशन 5 को घटा लेंगे। इक्वेशन 1 में घटाना है किसको, इक्वेशन 5 को। देखिए कैसे घटाएंगे, इक्वेशन 1 यहाँ पे दिया हुआ है और इक्वेशन 5 यहाँ पे। तो ए में ए घटेगा तो ए से कट गया, बी से बी कट जाएगा, सी से सी कट जाएगा, और यहाँ 3D है और 1D घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 2D बच जाएगा। और इधर 108 और इधर है 66, तो 108 में 66 घटा लेंगे, 60 में 6 गया 2 और 10 में 6 गया 4, 42। मतलब डी का जो मान यहाँ से निकल के आएगा 42, और 2 को इधर लाएंगे तो बटे में 21 बार में कट गया, तो डी का जो मान आया कितना, 21। इसी तरह फिर एक बार इक्वेशन 2 में 5 को घटा लेंगे, इक्वेशन 5 को। देखिए इक्वेशन 2 यहाँ पे है और इक्वेशन 5 तो यहाँ है। इसको भी इसी तरह करेंगे तो ए से ए कट जाएगा, बी से बी कट जाएगा और डी से डी कट जाएगा, लेकिन यहाँ पे 3C है और 1C है, तो 3C में 1C घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 2C। और फिर इधर 102 है और 102 में 66 घटा देंगे, तो 102 माइनस 66। तो यहाँ से जो C का वैल्यू निकल जाएगा, इसको घटा लेते हैं, 12 में 6 गया 6, 9 में 6 गया 3, और इस 2 को इधर लाएंगे तो बटे में, तो C का वैल्यू आ गया 18। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 3 में फिर से 5 को घटाएंगे। इस बार करेंगे इक्वेशन 3 माइनस 5, ए से ए कट जाएगा, सी से सी कट जाएगा और डी से डी कट जाएगा, लेकिन यहाँ पे बी 3B है और यहाँ पे सिर्फ 1B है, तो 3B में 1B घटाएंगे तो 2B बच जाएगा। इधर 90 में 66 घटा देंगे, तो 90 माइनस 66, यहाँ से तब B का वैल्यू आएगा। तो घटा लेते हैं, 10 में 6 गया 4, 8 में 6 गया 2, 24 बटे 2, इसका मतलब हो गया 12। उसी प्रकार एक बार और करेंगे, इक्वेशन 4 में फिर से इक्वेशन 5 को घटा लेंगे। इक्वेशन 4 कहाँ पे है, यहाँ पे। तो यहाँ भी B से B कट जाएगा, C से C कट जाएगा और D से D कट जाएगा, लेकिन यहाँ पे 3A है और यहाँ पे 1A है, तो 3A में 1A घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 2A। और इधर 96 में 66 घट जाएगा, तो 96 माइनस 66। तो यहाँ से जो A का वैल्यू निकल के आएगा उसको हटा लेते हैं, 0 30 बटे 2 बराबर 15, भाग दे देंगे 15 आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग को सबका वैल्यू आ गया, A का वैल्यू आ गया 15, यहाँ पे B का वैल्यू आ गया 12, तो B का वैल्यू 12, C का वैल्यू निकाल चुके हैं 18, तो C का मान 18, और D का मान तो शुरू में निकाले थे और D का मान आ गया 21। लेकिन ये बेसिक मेथड है, इसमें टाइम ज़्यादा लग रहा है। आइए हम लोग इसको सीखते हैं कि शॉर्ट में कैसे करेंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग शॉर्ट में तब कर पाएंगे जबकि इसका ऑप्शन दिया हुआ है। जैसे कि ये पूछा जा चुका है SSC परीक्षा 2009 में, तो हम लोग जानते हैं कि SSC में ऑप्शन दिया हुआ रहता है, तो जब ऑप्शन दिया रहेगा तभी इसको हम लोग शॉर्ट में कर सकते हैं। आइए सीखते हैं कि कैसे शॉर्ट में करेंगे। तो देखिए यही हम लोग का आंसर था, 21 18 12 15। तो एक ना एक ऑप्शन में तो ये दिया हुआ रहेगा ही एग्जाम में, बाकी 3 और ऑप्शन है तो उसमें भी कुछ ना कुछ दिया रहेगा। तो हम लोग पहले इसे चेक, ये सही वाला ही ऑप्शन दिए हैं कि चेक कैसे करके पता कर सकते हैं। आइए देखिए, जैसे क्या करेंगे इसमें हम लोग पहला, जैसे ऑप्शन नंबर ए चेक करते हैं, चेक करेंगे ऑप्शन। तो पहले 3 का औसत, पहले 3 का औसत कैसे निकलेगा, 11 + 18 + 12 बटे में 3, फिर जो चौथी संख्या बच गई उसको जोड़ लेंगे। तो इसको करना है कैलकुलेट, तो देखिए कैसे करेंगे। तो 18 12 30, 30 और 51 बटे 3 + 15। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 3 का 3, 3 से 21, 17 + 15, इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 7 5 12 32। इसी प्रकार से जैसे एक बार 15 को बाहर में रखे हैं, उसी प्रकार से एक बार 12 को बाहर में रख लेना, 18 को और 21 को। तो एक बार जो बाहर करेंगे 12 को, एक बार करेंगे 18 को और एक बार 21 को। देखिए इसको भी हम लोग तुरंत सॉल्व कर लेते हैं। जैसे 12 को बाहर किए तो क्या क्या बच गया, 21 + 18 प्लस में 15 बटे 3। 18 को यहाँ बाहर किए तो यहाँ बच गया 21 + 12 + 15 बटे में 3, और यहाँ 21 को बाहर निकाले हैं तो यहाँ बचेगा ये तीनों। तो 18 + 12 + 15 बटे 3, सबको कैलकुलेट करते हैं।
तो इसको जोड़ेंगे तो 8 5 13, 13 1 14 के 4, बाकी 1 और 4 1 5, 54/3 प्लस 12, ये हो गया 3 1 3, 3 8 24, 18 प्लस 12, तो इसका मान आ गया 30। इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसको जोड़ेंगे 5 2 7, 7 1 8 और 2 2 4, 48/3 प्लस 18, तो ये हो गया 3 से 48 में भाग देंगे तो 16 प्लस 18, इसको भी जोड़ लेते हैं। तो 8 6 14, 1 1 2 1 3, इसको भी कैलकुलेट करते हैं। तो 5 2 7, 8 7, 15 के 5, बाकी 1 1 1 3 हो गया, 3 1 4/3 और प्लस में है 21, तो 21। इसको भी सॉल्व कर लेंगे तो 3 से कट गया 15 बार में प्लस 21, तो ये हो गया 5 1 6 और 2 1 3। तब देखिए क्वेश्चन में यही बोला गया था 36 34 30 32। देखिए 36 34 30 32, मतलब ये जो क्वेश्चन बोला गया वही सेम चीज़ आ गया, तो ये ऑप्शन सही है। मान लीजिए अगर ऑप्शन गलत दिया रहता तो एक ना एक अंक कोई ना कोई दूसरा आ जाता। इस तरह से ऑप्शन से हम लोग थोड़ा शॉर्ट में जा सकते हैं। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे कि ऑप्शन से इसको कैसे करना है। 2 नंबर क्वेश्चन है, एक कस्बे की जनसंख्या में स्त्रियों तथा पुरुषों का अनुपात 11:10 है। यदि स्त्रियों की औसत आयु 34 वर्ष हो तथा पुरुषों की औसत आयु 32 वर्ष हो तो सारी जनसंख्या की औसत आयु कितनी है? तो देखिए 2 नंबर को कैसे करेंगे हम लोग। स्त्री और पुरुष का अनुपात दिया गया है जो कि है 11:10। स्त्री का जो औसत आयु है 34 वर्ष और पुरुष का जो औसत आयु है 32 वर्ष, और पूछा गया है सारी जनसंख्या की औसत आयु। मान लेंगे कि 11 स्त्री है 10 पुरुष है, तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे 11 स्त्रियों की कुल आयु, तो दोनों को गुना करेंगे। तो इस दोनों को गुना करने पर हम लोग को आ जाएगा 374, और इसी तरह पुरुष का औसत आयु 32 वर्ष और 10 पुरुष का कुल आयु निकालेंगे, तो 10 से इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 320। और हम लोग को जो औसत पूछा गया है कुल जनसंख्या, मतलब स्त्री और पुरुष मिला के, दोनों को कुल आयु को जोड़ देंगे तो 374 प्लस 320 और बटे में 11 स्त्री है 10 पुरुष है, तो 11 प्लस 10 इसको भी जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4 7 2 9 और 3 3 6, और इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 21, और इसको इसमें अब भाग कर देना, तो भाग देने पर आएगा 33.05। यही हो गया हम लोग का आंसर। 3 नंबर क्वेश्चन है, एक क्रिकेट खिलाड़ियों की 40 पारियों की औसत रन संख्या 50 है, उसकी उच्चतम रन संख्या न्यूनतम रन संख्या से 172 अधिक है। इन 2 पारियों को छोड़कर शेष 38 पारियों की औसत रन संख्या 48 है, उसकी उच्चतम रन संख्या कितनी रही? तो देखिए 3 नंबर को कैसे करें। 40 पारियों का जो औसत दिया हुआ है 50 दिया हुआ है, उच्चतम रन संख्या न्यूनतम रन संख्या को छोड़ दिया जाए तो 38 पारी बच रहा है, और इसका जो औसत दिया हुआ है 38 पारियों का औसत 48 है। यहाँ पे पहले हम लोग निकाल लेंगे 40 पारियों की कुल रन संख्या, से दोनों को गुना करेंगे, ये हो गया 5 चौके 20 तो 2000, और इसी तरह 38 पारियों की कुल रन संख्या निकालेंगे, 38 और 48 को गुना कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 1824 गुना करने पे। फिर इस दोनों का अंतर, इस दोनों का अंतर निकालेंगे तो हो जाएगा कितना, 10 में से 4 गया 6, 9 में से 2 गया 7 और 19 में से 18 घट गया 1। तो देखिए इसका मतलब क्या, इसका मतलब हो गया कि उच्चतम प्लस न्यूनतम पारी का जो योग है 176 रन, लेकिन क्वेश्चन में बोला गया है कि उच्चतम रन संख्या न्यूनतम रन संख्या से कितना अधिक है, 172 अधिक है। मतलब हुआ कि अगर उच्चतम को हम लोग x मानते हैं तो न्यूनतम कितना 172 कम, क्या बोला गया है कि उच्चतम जो है 172 अधिक है, और दोनों का योग कितना होना चाहिए 176। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो इधर हो गया 2x
इसको इधर घटा लेंगे तो 176 प्लस 172, तो x का वैल्यू आ जाएगा यहाँ से 8 7 7 14 348 बटे 2। तो 2 से इसमें भाग दे देंगे तो 2 का 2, 2 सते 14, 2 चौके 8। और x किसको माने थे? तो उच्चतम ऋण संख्या को। और हम लोग से क्वेश्चन में वही उच्चतम ऋण संख्या पूछी गई है। हम लोग का आंसर हो गया 174। 4 नंबर क्वेश्चन है, 5 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों के वर्गों का औसत 66 है, इन पूर्णांकों का औसत क्या होगा? तो देखिए, इस क्वेश्चन को पहले हम लोग बेसिक मेथड से करेंगे, फिर इसका शॉर्ट मेथड भी बताएंगे कि कैसे करना है। तो चलिए सीखते हैं पहले इसका बेसिक मेथड। तो मान लेंगे कि 5 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक जो है x है, x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4 है। 5 पूर्णांक ले लिए हैं। फिर क्वेश्चन वाला इसके वर्गों का औसत। तो वर्गों का औसत कैसे निकालेंगे? सभी का वर्ग करेंगे तो एक्स स्क्वायर, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर, एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर। और 5 संख्या है तो 5 से भाग देंगे और औसत दिया हुआ इसका 66। आगे इसको सॉल्व करते हैं तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर हो गया, इसको x प्लस 1 का होल स्क्वायर लगाएंगे तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x। उसी तरह इसमें भी होल स्क्वायर लगाएंगे, x प्लस 2 का होल स्क्वायर तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x। इसमें भी लगाएंगे तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x। और x प्लस 4 का भी होल स्क्वायर कर लेंगे तो हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 16 और प्लस 8x बटे में है 5 बराबर हो गया 66। तो अब इसको जोड़ेंगे तो देखिए एक्स स्क्वायर 1 2 3 4 5, तो 5 एक्स स्क्वायर हो गया। उसी तरह x को देखेंगे तो 2x 4x 6x 6 6 12x और 12 8 20x। और अंक देखेंगे तो हो गया 1 4 4 1 5 हो गया, अब 5 और 9 14 और 14 16 30 बराबर इधर 66 है। और इस 5 को इधर लाएंगे तो गुना में हो जाएगा। 30 हो गया 6 5 30, 6 5 30 3 33 330। सभी में 5 कॉमन आ रहा है तो 5 कॉमन ले लेंगे तो बच गया एक्स स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 6 और इधर तो 330 है। अब देखिए 5 से ये कट जाएगा, 5 छके 30, 5 छके 30, 66 बानवे। तो यहाँ से आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 4x, इसको भी अब इधर कर लेंगे तो प्लस 6 है तो 66 को इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा और इधर 0। यहाँ से हम लोग को द्विघात समीकरण बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60 बराबर 0। अब इसको सॉल्व करके x का मान निकालेंगे। देखिए द्विघात समीकरण सॉल्व करने तो आप लोग जानते होंगे। तो एक्स स्क्वायर 4x को क्या लिख सकते हैं? 4x को हम लोग लिख सकते हैं 10x माइनस 6x और इधर माइनस 60 बराबर 0। तो x कॉमन हो गया तो बच गया यहाँ से x प्लस में 10, यहाँ से 6 कॉमन तो यहाँ भी बच गया x प्लस 10 बराबर 0। x प्लस 10 यहाँ भी है, यहाँ भी है तो फिर ये भी हो गया कॉमन और जो बच गया x माइनस में 6 बराबर 0। अगर यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो x का वैल्यू माइनस 10 और अगर इससे x का वैल्यू निकालेंगे तो x का वैल्यू प्लस में 6। तो हम लोग को क्वेश्चन में बोला कि धनात्मक पूर्णांक, तो ये तो ऋणात्मक आ रहा है तो इसको छोड़ देना है और ये वाला लेना था। x का मान आ गया 6, तो मतलब संख्या निकाल लेंगे तो x का मान बैठाते जाएंगे तो संख्या जाएगा, पहला संख्या कौन सा 6, उसके बाद 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7, फिर 8, फिर 9 और फिर 10। तो यही पांचों संख्या आ गई और इसी का पूछा गया है क्वेश्चन में पूर्णांकों का औसत। तो इसका डायरेक्ट निकाल सकते हैं, जब क्रमागत संख्या दिया रहे तो औसत हमेशा बीच वाली संख्या होती है।
तो बीच वाली संख्या है 8, तो इसका आंसर हो जाएगा 8। या फिर जैसे हम लोग औसत निकालते हैं, सबको जोड़ के 5 संख्या है तो 5 से भाग दे देंगे, तो उस कंडीशन में भी आंसर 8 ही आएगा। तो चलिए अब सीखते हैं इसको कि शॉर्ट में कैसे कर सकते हैं। तो ऑप्शन से इसको हम लोग शॉर्ट में कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ तो ऑप्शन नहीं है, लेकिन हम लोग को पता है कि कोई भी जनरल कंपटीशन का एग्जाम देने जाते हैं तो वहाँ तो ऑप्शन रहता ही है। तो ऑप्शन से इस क्वेश्चन को हम लोग आसानी से कर सकते हैं कम समय में। तो चलिए इसको सीखते हैं कैसे करेंगे। जैसे हम लोग पहला नंबर ऑप्शन चेक करेंगे सही है या गलत। तो देखिए कैसे चेक करते हैं। पहला नंबर, ये ऑप्शन जो दिया हुआ है ये क्या दिया हुआ है, ये है पूर्णांकों का औसत। ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा पूर्णांकों का औसत। 5 धनात्मक पूर्णांक लिए थे, उसी का औसत दिया हुआ रहेगा ऑप्शन में। तो और बता चुके हैं जैसे क्रमागत संख्या लेते हैं तो बीच वाली संख्या हमेशा औसत होती है। जैसे यहाँ पे है 7, मतलब 7 जो है बीच में है, तो टोटल 5 संख्या है, तो 2 संख्या इधर ले लेंगे, 2 संख्या इधर, तो इधर हो जाएगा 6 और 5, और 7 के इधर होगा 8 और 9, तो यही 5 संख्या होगी। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इनके वर्गों का औसत 66 है। वर्गों का औसत है 66, 5 संख्या है तो औसत 66 है, तो 5 से गुना कर देंगे तो वर्गों का योग आ जाएगा। तो 5 से गुना करेंगे तो ये होगा 330। तो हम लोग को देखना है सबका वर्ग करेंगे और फिर सबको जोड़ देंगे, जिसमें ये 330 आ जाएगा वही हम लोग का आंसर होगा। जैसे देखिए पहले ऑप्शन नंबर ए को चेक करते हैं। तो 5 का वर्ग 25 हो गया, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81। तो सबको जोड़ते हैं तो 4 1 5, 9 5 14, 14 6 20, और 20 5 25। तो अंत में आएगा 5, लेकिन अंत में तो 0 आना चाहिए, तब आगे इसको कैलकुलेट ही नहीं करेंगे। तो ये ऑप्शन गलत हो गया, हो ही नहीं सकता, क्योंकि अंत में 0 आना चाहिए था। तो अब हम लोग जाएंगे दूसरा ऑप्शन बी नंबर में। बी नंबर में दिया हुआ है 8। 8 है बीच वाली संख्या, तो 2 संख्या इधर लिख लेंगे और 2 संख्या इधर। तो इधर कौन कौन सी, इधर हो जाएगा 7 और 6, और इधर हो जाएगा 9 और 10। अब इसमें सबका स्क्वायर करके जोड़ते हैं, देखते हैं आता है कि नहीं। तो 6 का स्क्वायर 36, 7 का 49, 8 का 64 हो गया, 9 का 81 और 10 का 100। सबको जोड़ते हैं, 4 1 5, 9 5 14, और 14 6 20, 20 का 0 बाकी 2, तो फिर हो गया 8 6 14, 14 4 18, 18 3 21 और बाकी 2 था, तो 21 2 23 के 3 बाकी 2, फिर 1 है और 1 में 2 जोड़ देंगे। तो देखिए 330 आ गया हम लोग को, और लाना भी था 330। तो मतलब है कि ऑप्शन नंबर बी ही हम लोग का सही है। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, जो कि है 8। आंसर हम लोग लाए भी थे। तो इस तरह से ऑप्शन में हम लोग आसानी से कर सकते हैं। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। 5 नंबर क्वेश्चन है, 8 छात्रों के एक समूह में एक 60 किलोग्राम भार वाले छात्र के स्थान पर नया छात्र आ जाने से इनके औसत भार में 1 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। नए विद्यार्थी का भार कितना। देखिए 5 को कैसे करेंगे। 8 छात्र हैं और औसत भार में जो कुल वृद्धि हुई 1 किलोग्राम की, तो 8 को 1 से गुना कर लेंगे, तो ये हो गया 8 छात्रों के भार में कुल वृद्धि, तो 8 किलोग्राम की। और हम लोग से पूछा गया है नए विद्यार्थी का भार। तो नया विद्यार्थी का भार निकालने के लिए जो पुराना विद्यार्थी गया, तो जो जिसका वजन 60 किलोग्राम था वो चला गया, तो 60, और वृद्धि बोला गया है तो इसको जोड़ देंगे। वृद्धि का मतलब प्लस, जो यहाँ लाए हैं 8, तो 60 + 8 कितना केजी, 68 केजी। तो नया विद्यार्थी का जो भार है वो हो जाएगा 68 केजी। यही हो जाएगा हम लोग का 5 का आंसर। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देना है कि कभी कभी क्या करता है कि नया छात्र का भार दे दिया जाता, वो जाने वाले का पूछ लेता है, मतलब पुराना छात्र का जो चला गया। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस का साइन दे देंगे। अगर नया का पूछे तब वृद्धि में प्लस लगाना है, अगर जाने वाले का पूछे और नया का दिया रहे तब माइनस कर देंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर। 10 वर्ष पूर्व एक परिवार के 4 सदस्यों की औसत आयु 24 वर्ष थी। इसी अंतराल में 2 बच्चे पैदा हो जाने से आज भी परिवार की औसत आयु वही है। यदि इन 2 बच्चों की आयु में 2 वर्ष का अंतर हो तो छोटे बच्चे की आयु कितनी है। देखिए 6 नंबर को कैसे करेंगे। पहले दिया हुआ है 10 वर्ष
पूर्व, 10 वर्ष पूर्व जो है 4 सदस्य है और औसत आयु दिया हुआ है 24 वर्ष। तो इसको गुना कर लेंगे तो ये 4 जगह 16, 4 दूनी 8 1 9, मतलब हुआ 10 साल पूर्व 4 सदस्य की कुल आयु 96 वर्ष। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे वर्तमान में। वर्तमान में जो 4 सदस्य की कुल आयु अगर निकालेंगे, कितना सदस्य, 4 सदस्य, तो देखिए 10 वर्ष पहले का है 96 और जैसे ही 10 वर्ष बाद मतलब वर्तमान, तो सभी सदस्य का आयु 10-10 वर्ष बढ़ेगा, तो कुल वृद्धि कितना, 40 वर्ष। तो 10 वर्ष पहले था सभी का आयु का योग 96 और 40 वर्ष अब बढ़ चुका है, तो इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 6 9 4 13, मतलब वह अभी जो है 4 सदस्य की कुल आयु का योग 136 वर्ष। फिर क्वेश्चन बोला गया है कि इसी अंतराल में 2 बच्चे पैदा हो जाने से आज भी परिवार की औसत आयु वही है। तो 4 सदस्य पहले था, अब तो 2 बच्चे भी शामिल हो जाएंगे, तो कुल सदस्य कितना, 6 सदस्य। और क्वेश्चन में बोला गया कि जो औसत 10 वर्ष पहले थी, तो 10 वर्ष पहले कितना, 24, तो आज भी औसत उतनी ही है, तो 24। तो 24 इसको गुना कर लेते हैं, तो 6 जगह 24 के 4, बाकी 2, 6 दूनी 12 2 14, मतलब हुआ कि आज जो 4 सदस्य और 2 बच्चे सहित कुल आयु का योग है 144 वर्ष। तो इस दोनों का अंतर, तो इस दोनों का अंतर हो जाएगा हम लोग का 8, मतलब हुआ कि 2 बच्चे का आयु का योग है 8 वर्ष। फिर बोला गया है कि इन 2 बच्चों की आयु में 2 वर्ष का अंतर, मतलब क्या, अगर छोटे बच्चे की उम्र को x वर्ष माने तो बड़े बच्चे की उम्र कितना, x + 2 है कि दोनों का जो अंतर है 2 साल का। तो अगर छोटा बच्चा x साल का है तो बड़ा बच्चा उससे 2 साल बड़ा, तो x + 2, और दोनों का योग तो 8 निकाल ही चुके हैं। तो यहाँ से 2x का वैल्यू, 2 को इधर ले जाएंगे तो 8 - 2 घट के कितना, 6, और यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो 6/2, ये वाला 2 ये कट गया 3 बार में, तो x का जो वैल्यू है कितना, 3, और x किसको माने थे, छोटे बच्चे को, तो छोटे बच्चे की आयु हो गया 3 वर्ष। 7 नंबर क्वेश्चन है, एक व्यक्ति तथा उसकी पत्नी जिनका 7 वर्ष पूर्व विवाह हुआ उस समय औसत आयु 25 वर्ष थी। तो देखिए इसका मतलब क्या, 7 वर्ष पहले, 7 वर्ष पहले व्यक्ति तथा उनकी पत्नी, मतलब कुल व्यक्ति हो गया 2, औसत आयु दिया हुआ है 25 वर्ष, तो 25 से गुना कर लेंगे तो ये हो गया 50 वर्ष। तो मतलब हुआ कि 7 वर्ष पहले व्यक्ति और उसकी पत्नी की आयु का योग कितना, 50 वर्ष। तो वर्तमान का पहले हम लोग निकाल लेते हैं, क्या, हस्बैंड प्लस वाइफ की जो उम्र हो जाएगी, अब हस्बैंड और वाइफ दोनों की आयु 7-7 साल बढ़ जाएगी, तो आयु का योग निकालेंगे तो 50 + 7 साल हस्बैंड का बढ़ा, 7 साल वाइफ की, तो जोड़ लेंगे तो ये सब हो जाएगा 64 वर्ष। मतलब वर्तमान में हस्बैंड और वाइफ की आयु का योग 64 वर्ष है। फिर बोला गया है, अब पति पत्नी तथा उनके एक बच्चे की औसत आयु, मतलब अब जो है हस्बैंड है, वाइफ है और उसका एक बच्चा भी है, कुल जो यहाँ पे व्यक्ति हो गया 3 व्यक्ति, और औसत दिया हुआ है 23 वर्ष। तो गुना कर लेंगे तो तीनों का आयु का योग आ जाएगा, तो गया 3 3 9, 3 दूनी 6। तो अब देखेंगे हम लोग यहाँ से, हस्बैंड और वाइफ की आयु का योग 64 वर्ष, हस्बैंड वाइफ और बच्चे की आयु का योग 69 वर्ष। हम लोग को बच्चे की आयु का योग पूछा गया था, तो यही जो 69 और 64 का अंतर है वही क्या है, बच्चे का आयु का योग, तो घटा देंगे तो 5 वर्ष। तो 7 का आंसर हम लोग का हो गया 5 वर्ष। 8 नंबर क्वेश्चन है, गणित की एक परीक्षा में लड़कियों का औसत प्राप्तांक 73 तथा लड़कों का औसत प्राप्तांक 71 था। यदि इन सारे विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 71.8 हो तो कितने प्रतिशत लड़कियों तथा लड़के इस परीक्षा में बैठे। तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन का जो आसान तरीका है बनाने का वो है एलिगेशन। तो एलिगेशन लगाते हैं, एक तरफ बॉयज है और एक तरफ गर्ल्स है। गर्ल्स का औसत प्राप्तांक 73 और बॉयज का औसत प्राप्तांक 71, और गर्ल्स और बॉयज दोनों मिलाकर औसत प्राप्तांक है 71.8।
8। इस दोनों का अंतर हो जाएगा 1.2 और इस दोनों का अंतर हो जाएगा 0.8। पॉइंट उड़ा लेंगे तो इसके नीचे में भी 10, इसके नीचे में भी 10, तो 10 10 दोनों में, तो 10 10 काट देंगे। अब देखिए 4 से 12 कटा 3 बार में और 4 से 8 कटा 2 बार में, तो अनुपात आ गया 3:2। लेकिन हम लोग को लड़कियां और लड़के का प्रतिशत पूछा गया, कितने प्रतिशत लड़के हैं। तो अगर बॉयज़ का प्रतिशत निकालेंगे तो बॉयज़ कितना 3, कुल विद्यार्थी कितना आता है 3 लड़के 2 लड़की दोनों मिला के 5, और प्रतिशत बदलने के लिए 100 से गुना, कट गया 20 बार में, ये हो गया 60%। और उसी तरह गर्ल्स का निकाल लेंगे। जब बॉयज़ 60% है तो गर्ल्स कितना 40%, 100 में 60 घटाएंगे तो 40%। यही हो गया हम लोग का आंसर। 9 नंबर क्वेश्चन है, एक कक्षा में 50 छात्र हैं। एक 40 किलोग्राम भार वाला छात्र विद्यालय छोड़कर चला जाता है तथा उसके स्थान पर एक नया विद्यार्थी प्रवेश लेता है। इससे औसत भार में 100 ग्राम की कमी हो जाती है। नए विद्यार्थी का भार कितना? देखिए इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं। कुल जो छात्र है 50 और औसत भार में 100 ग्राम की कमी होती है, तो 100 से गुना कर लेंगे तो ये आएगा कुल कमी। लेकिन ये क्या चीज़ में आएगा? ग्राम में। इसको हम लोग केजी में बदल लेंगे पहले, तो 50 गुना 100, और केजी में बदलने के लिए 1000 से भाग देना पड़ेगा। तो 2 0 2 0 यहाँ से कट गया, 1 0 1 0 यहाँ से कट गया, तो हो गया 5 केजी। मतलब कुल जो कमी आई वो 5 केजी की आई। और हम लोग को पूछा गया है नए विद्यार्थी का भार पूछा गया, तो जिसके स्थान पे आया उसका भार है 40 किलोग्राम, और कमी बोला गया है तो घटा देंगे। 5 केजी लाए तो 5 घटा देंगे तो कितना 35 केजी। यही हो गया हम लोग का आंसर। 10 नंबर क्वेश्चन है, ए तथा बी की औसत आयु 20 वर्ष है, बी तथा सी की औसत आयु 19 वर्ष है तथा ए और सी की औसत आयु 21 वर्ष है। ए बी तथा सी में से प्रत्येक की आयु ज्ञात करना। देखिए ए प्लस बी का आयु का योग निकालेंगे, तो औसत आयु है 20 वर्ष, 2 व्यक्ति है तो 2 से गुना कर देंगे, तो ये हो जाएगा ए और बी की कुल आयु या आयु का योग बोले, तो हो गया 40 वर्ष। उसी तरह बी प्लस सी निकालेंगे, तो बी और सी का औसत आयु है 19 वर्ष, तो 19 को 2 से गुना कर देंगे, तो ये हो जाएगा 38 वर्ष बी और सी की आयु का योग। इसी तरह सी प्लस ए भी निकाल लेंगे, तो सी और ए का औसत आयु है 21 वर्ष, तो इसको भी 2 से गुना कर देंगे, तो ये हो जाएगा 42। अब क्या करेंगे, तो तीनों को जोड़ लेंगे, तो देखिए ए और ए 2a, उसी तरह बी और बी 2b, सी और सी 2c, तो सभी में 2 2 आएगा तो 2 कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा a प्लस बी प्लस सी, सभी 2 2 आएगा, ए बी और सी। और इधर जोड़ेंगे तो इधर जुट के हो जाएगा 120, तो 2 से कट गया, ये कितना बार में 60 बार में, तो a प्लस बी प्लस सी का जो मान आया 60 आया। अब देखिए यहाँ से इसको मान लेंगे पहला नंबर इक्वेशन, इसको मान लेंगे दूसरा नंबर इक्वेशन, तीसरा नंबर, और इसको मान लेंगे इक्वेशन 4। तो इक्वेशन 4 में पहला को घटाएंगे, 4 में घटाना है पहला इक्वेशन को। देखिए कैसे घटाएंगे, ए से ए कट जाएगा, बी से बी कट जाएगा, क्या बचेगा सिर्फ सी, और 60 में 40 घट जाएगा, तो 60 माइनस 40 बराबर 20। उसी तरह फिर एक बार 4 में दूसरा नंबर इक्वेशन को घटाना है, 4 में दूसरा नंबर इक्वेशन यहाँ है, तो बी से बी कट जाएगा, सी से सी कट जाएगा, क्या बचेगा सिर्फ ए, और ए का जमान 60 में 38 घटा लेंगे, तो यहाँ से आ गया 22। फिर उसी तरह 4 में एक बार 3 घटा लेंगे, देखिए 4 नंबर इक्वेशन यहाँ है, 3 नंबर यहाँ पे है, तो सी से सी कट जाएगा, ए से ए कट जाएगा, क्या बचेगा सिर्फ बी बचेगा, तो b का मान हो जाएगा 60 में 42 घटा देंगे इधर से, 60 माइनस 42, तो यहाँ से आ गया 18। और इसी का वैल्यू पूछा गया था, यहाँ से c का वैल्यू 20, a का वैल्यू 22 और b का वैल्यू 18। 11 नंबर क्वेश्चन है, 25 विद्यार्थियों का औसत भार 28.8 किलोग्राम है। एक नए विद्यार्थी के प्रवेश लेने पर औसत भार में 300 ग्राम की कमी आ जाती है। नए विद्यार्थी का भार ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसको कैसे करें, 25 विद्यार्थी और औसत भार है 28.8 केजी, तो गुना कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 25 विद्यार्थी की
कुल भार। तो गुना कर लेते हैं। तो 25 अठे 200, बाकी 20, 25 अठे 200, 220 का 0 बाकी 22, 25 दूनी 50, 22 72, तो आ गया 720 kg। फिर बोला गया है कि एक नए विद्यार्थी के प्रवेश लेने पर औसत भार में 300 ग्राम की कमी आ जाती। तो पहले था 25 विद्यार्थी, एक नया विद्यार्थी आएगा तो कितना विद्यार्थी? 26 विद्यार्थी, और औसत जितना पहले था उससे 300 ग्राम की कमी आ जाती थी। देखिए इसको कैसे घटा लेंगे। पहले का औसत था 28.8 और 300 ग्राम की कमी, तो 300 ग्राम कैसे लिखेंगे? तो 0.300, यहाँ भी डबल जीरो बैठा सकते हैं। तो घटा लेंगे तो इसको 0.05 और ये हो गया 28। तो मतलब हुआ कि औसत जो आ गया अब नया वो हो गया 28.5। इसको गुना कर लेंगे तो ये हो जाएगा 26 विद्यार्थियों की कुल भार। तो इसको भी गुना कर लेते हैं। इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 741.0। हम लोग से पूछा गया है नए विद्यार्थी का भार। नए विद्यार्थी का आने के बाद कुल भार कितना हो गया? 741, और पहले था 720। तो नए विद्यार्थी का भार कैसे निकालेंगे? और यही दोनों का जो अंतर है वही नए विद्यार्थी का भार है। तो 741 में 20 घटा देंगे तो कितना? 21। तो नए विद्यार्थी का जो भार आया वही 21 kg। तो हम लोग का आंसर हो गया 21 kg। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर। किसी कक्षा में 2 खंड ए तथा बी हैं जिनमें क्रमशः 35 तथा 40 विद्यार्थी हैं। एक परीक्षा में खंड ए का औसत प्राप्तांक 64 तथा पूरी कक्षा का औसत प्राप्तांक 60 है। खंड बी का औसत प्राप्तांक ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 12, 2 खंड है ए बी। ए में 35 विद्यार्थी है और बी में 40 विद्यार्थी है, और इधर साइड में ए और बी दोनों मिला के, तो दोनों मिला के कितना विद्यार्थी? 40, 35, 75 विद्यार्थी। ए का औसत प्राप्तांक 64 है तथा पूरी कक्षा मतलब ए और बी मिला के औसत प्राप्तांक 60 है, और क्वेश्चन में पूछा गया है बी का, इसका औसत प्राप्तांक कितना होगा वो पूछा गया। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। पहले हम लोग इसको गुना कर लेंगे तो ये हो जाएगा खंड ए का कुल प्राप्तांक। तो गुना करने पर यहाँ हो जाएगा 2240। उसी तरह इसको भी गुना कर लेंगे तो ये हो जाएगा पूरी कक्षा का कुल प्राप्तांक, मतलब खंड ए और बी मिलाकर। तो गुना कर लेते हैं। 6 0 का 0 लिख दीजिए। 6 5 30, 6 से 42, 3 45। तो ए और बी मिला के 4500 योग आया, और केवल ए का योग है 2240। तो सबसे पहले हम लोग बी का योग निकाल लेते हैं। तो 4500 में 2240 को घटा लेंगे। ये घट के आ गया 0, 10 में से 4 गया 6, 4 में से 2 गया 2, और 4 में से 2 गया 2, 2260। और खंड बी का औसत पूछा गया, तो औसत कैसे निकालेंगे? जो योग आया उसमें जितना स्टूडेंट है तो स्टूडेंट कितना? 40। तो 40 से भाग दे देंगे तो 0 से 0 कट गया। तो 4 पचे 20, 4 छके 24, बाकी 2 पॉइंट बैठाएंगे तो 4 पचे 20। तो 12 का आंसर आ गया 56.5। 13 नंबर क्वेश्चन है। 13 कुर्सियों तथा 5 मेजों का कुल मूल्य 8280। क्वेश्चन नंबर 13। 13 चेयर है, सी से डिनोट कर देते हैं, और 5 टेबल, तो टी से डिनोट कर देते हैं। इसका मूल्य दिया हुआ है 8280 रुपया। फिर बोला गया कि यदि प्रत्येक मेज का औसत मूल्य, मतलब प्रत्येक टेबल का औसत मूल्य दिया हुआ कितना? 1227। तो 5 टेबल है तो 5 से गुना कर लेंगे 1227 को, बाकी 13 चेयर तो इधर है ही, तो दोनों को जोड़ने पे कितना? 8280 होना चाहिए। और क्वेश्चन में पूछा है कुर्सी का औसत मूल्य, मतलब चेयर का, सी का वैल्यू निकालना। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे इसको, तो ये हो गया 13 सी। इसको गुना कर लेते हैं। 7 पचे 35, बाकी 3, 5 दूनी 10, 3 13, बाकी 1, 5 दूनी 10 1 11, फिर बाकी 1, 5 1 6, बराबर 8280। तो 13 सी का मान यहाँ से आ जाएगा 8280। इसको इधर लाएंगे तो माइनस में 61 35। तो सी का मान, इसको पहले घटा लेते हैं। 10 में 5 गया 5, 7 में से 3 गया 4, 2 में से 1 गया 1, और 8 में 6 गया 2, और 13 के इधर लाएंगे तो क्या चीज़ में? बटे में। तो भाग दे देते हैं। तो 13 का 13, बाकी 8, 13 6 78, बाकी 6, और 13 पचे 65।
तो एक चेयर का मूल्य हम लोग को आ गया 165, यही इसका औसत है। तो 13 का आंसर हो गया 165। 14 नंबर क्वेश्चन है, एक क्रिकेट टीम में 11 खिलाड़ियों में से कप्तान का आयु 25 वर्ष है तथा विकेट कीपर उससे 3 वर्ष बड़ा है। यदि इन दोनों को छोड़ दें तो शेष टीम की औसत आयु पूरी टीम की औसत आयु से 1 वर्ष कम हो जाती है। पूरी टीम की औसत आयु कितनी है? तो इसमें हम लोग मान लेंगे पूरी टीम की औसत आयु x वर्ष। तो पूरी टीम की औसत जो है, औसत आयु है x वर्ष है। तो टीम में टोटल खिलाड़ी कितना 11 और औसत मान लिए हैं x, तो गुना कर लेंगे तो ये हो जाएगा 11x। तो ये जो आया ये आ गया पूरी टीम की कुल आयु का योग। अब देखिए आगे क्वेश्चन में बोला गया है कैप्टन की जो आयु है 25 वर्ष है और विकेट कीपर कैप्टन से 3 वर्ष बड़ा है। तो कैप्टन 25 है तो विकेट कीपर कितना 28 वर्ष का हो जाएगा। तो कैप्टन और विकेट कीपर को अगर हटा दिया जाए तो शेष टीम में 9 खिलाड़ी बच जाता है, और जैसे ही शेष टीम में 9 खिलाड़ी बचता है तो इसका औसत आयु में 1 की कमी हो जाती है। पूरी टीम की औसत आयु x, तो 1 की कमी कर दीजिए तो x माइनस 1, इसको गुना कर लेंगे तो ये हो गया 9x माइनस 9। तो ये जो आया ये आया कैप्टन और विकेट कीपर को छोड़कर 9 जो सदस्य बचा है टीम का उसकी आयु का योग। अब आगे देखिए, पूरी टीम की आयु का योग है 11x, यहाँ से निकाल चुके हैं। और अगर इधर से पूरी टीम की आयु का योग निकालें तो 9 खिलाड़ी का आयु का योग है 9x माइनस 9। कैप्टन की उम्र है 25 वर्ष और विकेट कीपर की उम्र है 28 वर्ष। तो ये भी जो आया पूरी टीम की कुल आयु और ये भी है पूरी टीम की कुल आयु, तो दोनों तो बराबर ही होना चाहिए। अब यहाँ से हम लोग को x का वैल्यू चाहिए तो सॉल्व करेंगे। 9x को इधर लाएंगे तो ये घट गया 11x माइनस 9x। अब 25, 28, 53 और 53 में 9 घटा देंगे तो 53 में 9 घटाने के बाद कितना 44 बच जाएगा। तो यहाँ से 2x का वैल्यू आ गया 44। तो x का वैल्यू 44/2 बराबर कितना 22 बार में कट जाएगा। और हम लोग से वही पूरी टीम की औसत आयु कितनी है पूछा गया था, तो पूरी टीम की औसत आयु x माने थे और x का मान आ गया 22। तो इस तरह से 14 का आंसर हो गया हम लोग का 22। 15 नंबर क्वेश्चन है, एक क्रिकेट खिलाड़ियों की 40 पारियों की औसत रन संख्या 50 है। 40 पारी है और औसत रन संख्या 50 है, तो गुना कर लेते हैं दोनों को। तो ये हो गया 5 चौके 20, 2 0, मतलब हुआ 40 पारियों की कुल रन संख्या। फिर दिया हुआ है कि इसमें से एक अधिकतम पारी है और एक न्यूनतम रन संख्या का पारी है और दोनों का अंतर है 172। और ये दोनों पारी अधिकतम और न्यूनतम रन वाला पारी छोड़ दिया जाए तो शेष 38 पारियों की औसत रन संख्या 48 है। तो उसको छोड़ दिया जाए तो 38 पारियों का औसत रन संख्या 48 है। तो इसको भी गुना कर लेंगे तो ये हो जाएगा शेष 38 पारियों की कुल रन संख्या। तो ये हो गया 1824। तो देखिए पहले इस दोनों का हम लोग अंतर निकालेंगे। तो 2000 में 1824 घटा देंगे तो 10 में से 4 गया 6, 9 में से 2 गया 7, और फिर यहाँ 19 बच गया, 19 में से 18 घट गया 1। तो ये जो 176 आया, जो 2 पारी हम लोग छोड़े थे कौन कौन, एक उच्चतम रन संख्या का और एक न्यूनतम रन संख्या, इसी दोनों का योग है 176। और क्वेश्चन हम लोग से पूछा गया है कि अधिकतम रन संख्या ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं अधिकतम रन संख्या x है, तो न्यूनतम रन संख्या कितना, तो बोला अधिकतम और न्यूनतम का अंतर है 172 का। तो इस न्यूनतम रन संख्या अधिकतम से 172 कम होगी और दोनों का योग तो 176 निकाल चुके हैं। तो यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो x और x जोड़ के 2x हो गया 176, और इधर माइनस में है तो इधर लाएंगे तो क्या चीज़ में प्लस में हो जाएगा। तो ये हो गया 6 2 8 7 7 14, 1 1 2 1 3, और 2 किधर लाएंगे तो बटे में, तो 2 से इसमें अब भाग लगा देंगे तो 2 का 2, 2 से 14, 2 चौके 8। तो x का जो वैल्यू आया 174, और यही x क्या माने थे
उच्चतम ऋण संख्या या अधिकतम ऋण संख्या वो बोले, तो अधिकतम ऋण संख्या कितना 174। और अगर न्यूनतम ऋण संख्या पूछता तो 174 में 172 घटा लेते तो कितना 2 रन आ जाता। ये है न्यूनतम और ये है अधिकतम। 16 नंबर क्वेश्चन है, कुछ व्यक्तियों के एक समूह में व्यापारियों का वर्ग ए तथा नौकरी करने वालों का वर्ग बी है। पूरे समूह की औसत आयु 27 वर्ष है। यदि वर्ग ए के व्यक्तियों की औसत आयु 34 वर्ष तथा वर्ग बी के व्यक्तियों की औसत आयु 24 वर्ष हो तो पूरे समूह में व्यापारियों तथा नौकरी करने वालों में से प्रत्येक का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस क्वेश्चन में बोला गया है कि 2 वर्ग है, एक वर्ग ए है और एक वर्ग बी है। वर्ग ए जो है व्यापारी का है और वर्ग बी नौकरी करने वालों का। तो वर्ग ए की औसत आयु दिया हुआ है 34 वर्ष और वर्ग बी की औसत आयु है 24 वर्ष। ए और बी मिला के औसत आयु है 27 वर्ष। इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग एलिगेशन लगाते हैं तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए 34 और 27 का अंतर निकालेंगे तो 7 और 24 और 27 का अंतर, तो 27 बड़ा में छोटा घटाते हैं तो 27 में 24 घट गया तो 3। तो ये जो आया ये आया ए और बी का अनुपात, लेकिन हम लोग को पूछा गया है प्रतिशत में। तो ए का प्रतिशत जो कि किसका है व्यापारी का वर्ग है, इसका प्रतिशत निकालेंगे तो ए में कितना संख्या है 3 और कुल संख्या कितना में तो 7 और 3 10, 10 में और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना कर देंगे। तो ये 10 बार में कट गया तो 10 दिया 30% आया वर्ग ए का। उसी तरह वर्ग बी जो कि है किसका नौकरी करने वालों की, जब 30% वर्ग ए आया तो 100 में 30 घटा लेंगे तो 70% किसका हो जाएगा वर्ग बी का। तो यही हो गया हम लोग का आंसर, ए का 30%, बी का 70%। 17 नंबर क्वेश्चन है, 8 परिणामों का औसत 20 है। 8 परिणाम है, औसत 20 है, तो गुना कर लेंगे तो ये हो जाएगा 8 परिणामों का योग। तो 8 गुना 20 कितना 160। फिर बोला गया है कि प्रथम 2 का औसत दिया हुआ, प्रथम 2 मतलब पहला परिणाम और दूसरा परिणाम। औसत है 15 1/2। 2 परिणाम का है तो 2 से गुना कर लेंगे तो ये हो जाएगा पहला परिणाम और दूसरा परिणाम का योग। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 15 3 30 1 31/2 गुना 2, 2 2 कट गया तो कितना 31। और फिर बोला गया है कि अगले 3 परिणामों का औसत। अगले 3 परिणाम कौन कौन, तीसरा, चौथा और 5वां परिणाम। इसका औसत है 21.1/3। 3 संख्या है, औसत दिया हुआ तो इसको 3 से गुना करेंगे तो सभी का योग आ जाएगा। तो इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये हो गया 64/3 गुना 3, 3 3 कट गया तो ये हो गया 64। अब देखिए अगर इस दोनों को जोड़ लेते हैं तो जोड़ने पे आ गया 4 1 5 6 3 9, मतलब हुआ कि 1 से 5 तक परिणाम का योग कितना 95 और कुल है 8 परिणाम और 8 परिणाम का योग है 160। तो इस दोनों का अब यहाँ पे अंतर निकालेंगे इसका, तो 160 में 95 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 65। मतलब हुआ कि जो परिणाम बच रहा था, कौन कौन बच रहा था, छठा परिणाम, 7वां परिणाम और 8वां परिणाम, इसका योग है 65। फिर आगे क्वेश्चन है कि यदि छठा परिणाम 7वें से 4 कम, मान लेते हैं छठा परिणाम x है, तो बोला गया कि 7वें से ये 4 कम है। अगर इसी को दूसरा भाषा में बोले तो 7वां छठा से 4 अधिक होगा, तो x + 4। और फिर है कि छठा परिणाम 8वें से 7 कम है, और इसी को दूसरा भाषा में बोले तो 8वां परिणाम जो होगा छठे से 7 अधिक, ऐसे भी बोल सकते हैं। इसमें 7 जोड़ लिए और सभी का योग तो 65 है। यहाँ से इस x का पहले हम लोग मान निकालेंगे तो ये हो गया x 3x + 11 = 65। तो 3x = 65 - 11 और x का मान हो जाएगा 4, 6 में से किया 5/3। तो भाग दे देते हैं, 3 × 3 3 × 8 = 24।
तो अंतिम परिणाम क्या है? अंतिम परिणाम कौन सा? जो 8वां परिणाम। तो अंतिम परिणाम है x + 7 और x का वैल्यू कितना आया? 18। तो x की जगह 18 रखेंगे यहाँ पे। तो 18 + 7 तो कितना हो गया? 25। यही हो गया हम लोग का आंसर। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर। एक समुद्री जहाज किनारे से 40 किलोमीटर दूरी पर है। इसमें एक छेद हो जाता है जिससे 6 मिनट में 1.7/8 टन पानी अंदर भर जाता है। 60 टन पानी इस जहाज को डुबोने के लिए पर्याप्त है, किंतु जहाज में लगा एक निकासी पंप 12 टन प्रति घंटा की दर से पानी बाहर फेंक सकता है। जहाज की वह औसत गति ज्ञात करें जिससे वह जैसे ही डूबना आरंभ करे किनारे पर पहुंच जाए। तो देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है औसत गति निकालना है। औसत गति बराबर फॉर्मूला हम लोग सबसे पहले क्या लगाएंगे? तो औसत गति का फॉर्मूला है कुल दूरी बटे कुल समय। तो दूरी तो जहाज को अभी किनारे तक आने में दूरी है 40 किलोमीटर। तो दूरी तो हम लोग को पता है जो कि है 40, लेकिन जहाज को कितने समय में डूब जाएगी अभी ये नहीं पता है। अगर ये हम लोग को पता चल जाए तो ये निकाल लेंगे। तो देखिए हम लोग समय कैसे निकालेंगे। 6 मिनट में जो पानी भरता है जहाज में, 6 मिनट में भरता है 1.7/8 टन, या इसी को बोले तो 8×7 15/8 टन। तो सबसे पहले 1 घंटा का हम लोग निकाल लेते हैं। 1 घंटा मतलब 60 मिनट। तो 60 मिनट में जो जहाज में पानी भर जाएगा 15/8 गुना 60 मिनट का है तो 60 से गुना कर देंगे, और ये जो 6 है ये नीचे हो जाएगा। तो 6 से कट गया 10 बार में, 2 से कट गया ये 4 बार में, फिर ये 2 से कट गया 5 बार में, तो हो गया 75/4 टन ये पानी भर रहा है। और जबकि एक निकासी पंप 1 घंटा में 12 टन पानी बाहर निकाल देता है। एक निकासी पंप जो है वो 60 मिनट में 12 टन पानी बाहर निकालता है तो हम लोग माइनस ले रहे हैं। तो पहले हम लोग निकालेंगे कि 1 घंटा में शुद्ध भराव कितना होता है पानी का। तो 1 घंटा में जो शुद्ध भराव होता है 75/4 टन पानी भर रहा है और 12 टन पानी बाहर निकल रहा है। इसको अगर कैलकुलेट करें तो ये हो गया 4, 75 - 48, मतलब हो गया, घटा ले 15 में 60 गया 7 और 6 में 4 गया 2, 27/4 टन पानी भर रहा है जहाज में। कितना? 60 मिनट मतलब 1 घंटे में। अब देखिए 27/4 टन पानी भर रहा है कितना घंटा में? 60 मिनट मतलब 1 घंटे में। और जहाज को डूबने के लिए जो पानी चाहिए वो चाहिए 60 टन। तो 60 टन को भरने में जो समय लगेगा पहले वो निकालेंगे। तो 1, इसको उल्टा करके लिख देंगे 4/27 और 60 से गुना कर लेंगे। 1 कट गया 3 से 9 बार में, 3 से 20 बार में, तो बराबर में हो गया 80, 20 × 4 80/9 घंटा। इसका मतलब हो गया कि 80/9 घंटा के बाद जहाज जो है डूबना प्रारंभ कर देगी। और हम लोग से औसत गति पूछी गई है। तो गति बराबर फॉर्मूला दूरी बटे समय। तो किनारे तक पहुंचने में जो दूरी बची है अभी 40 किलोमीटर, और जहाज को डूबने में समय है 80/9 घंटे का। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 40 × 9/80, ये 2 बार में कट गया, तो हो गया 9/2, कैलकुलेट कर लेंगे तो 4.5, और गति है तो किलोमीटर प्रति घंटा। यही हो गया हम लोग का आंसर। तो इस तरह से एक्सरसाइज 6B भी हम लोगों का कंप्लीट हो गया। इसमें 18 ही क्वेश्चन थे। उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। धन्यवाद।